Hello friends, welcome to the YouTube channel The Trade Learners and Earners. So friends, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम ज़ीरो डाइवर्सिटी मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स। So friends, in this chapter introduction to stock markets कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट है क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द नीड टू इन्वेस्ट। हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, निवेश क्यों करना चाहिए, अगर नहीं भी करते हैं तो क्या उसके फ़ायदे नुकसान हैं, और करते हैं तो क्या फ़ायदे नुकसान हैं, हम सीखते हैं आज द नीड टू इन्वेस्ट। तो ये है, तो वाई शुड वन इन्वेस्ट। तो यहाँ से शुरू करते हैं। बिफोर वी एड्रेस द अबव क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन इफ़ वन चूजेस नॉट टू इन्वेस्ट। तो वही लाइन ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नहीं इन्वेस्ट करता तो क्या उसका नुकसान है या क्या होता है। Let us assume you earn 50,000 per month and you spend 30,000। आप 50,000 कमाते हैं और 30,000 खर्च कर देते हैं। अमूमन आज का जो समय है, जब 2020 में 2020 में हम ये मॉड्यूल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की, लोअर इनकम ग्रुप की और मिडिल इनकम ग्रुप की आज के टाइम में अर्निंग कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। एक जो यूथ 25-26 साल का है या 30 साल का भी है, अगर उसकी अर्निंग 50,000 है तो उसके एक्सपेंसेस 50,000 प्लस ही होंगे जो वो क्रेडिट कार्ड से मेंटेन कर रहा होगा। तो खैर इस चीज़ को रहने देते हैं, अभी यहीं पर आगे बढ़ते हैं। 30,000 कहाँ खर्च करता है? टुवर्ड्स योर कॉस्ट ऑफ लिविंग विच इंक्लूड्स हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग, मेडिकल एक्सेट्रा। तो इस अमूमन वही खर्चे हैं आमतौर पर, खाना पीना, ट्रैवल, शॉपिंग, दवाइयाँ। इसमें अगर मिसलेनियस खर्चे भी जोड़ दें तो आप अगर वीकेंड पर कहीं क्लबिंग के लिए गए या कहीं घूमने गए तो वो खर्चे भी हैं। तो जो बैलेंस बचा 20,000 इज़ आपका एक तरह से सेविंग है। अब इसमें सिंप्लिसिटी के लिए हमने इनकम टैक्स वाला क्लॉज अभी हटा दिया है, क्योंकि अगर आप 50,000 अर्न कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक चंक तो लेगी ही लेगी। आगे बढ़ते हैं। टू ड्राइव द पॉइंट अक्रॉस लेट अस मेक अ फ्यू सिंपल अजम्पशंस। इसमें भी हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं जिससे हमें समझने के लिए आसानी होगी। तो आप जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ आपका एम्प्लॉयर अच्छा है या बहुत अच्छा काम करके देते हैं। अगर आप सेल्स की जॉब में तो टारगेट कर रहे हैं, या आप जैसे भी किसी भी जॉब में हैं आपको एक पर्टिकुलर टारगेट है, आप वो कर रहे हैं, तो आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, आपको 10% सैलरी हाइक दे रहा है हर साल, जो कि एक बहुत आइडियल सिनेरियो है। अमूमन ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री में 7%, 8%, 9% सिंगल डिजिट हाइक ही मिलती है। एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लाइकली टू गो अप बाई 8% ईयर ऑन ईयर। हर साल कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। जो आपने भी देखा होगा कि जो सामान या आप घर का राशन, अमूमन अगर आप घर का राशन लाते तो देखते होंगे कि लास्ट ईयर तक तो ये सामान में 3,000 का ही आता था, अब ये 3,240 रुपये का आ रहा है सेम सामान, क्योंकि कॉस्ट बढ़ती रहती है। तो हमने एक आइडियल मान लिया 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अच्छा, आप 30 साल के हैं, 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाह रहे हैं, तो अब आप कितने साल और कमा पाएंगे? आप 20 साल और अर्न कर सकते हैं। ठीक बात है। आज के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा 20-21 साल की उम्र में ग्रेजुएट करता है, जॉब ढूंढता है, स्विच मारता है, तो एक जब तक उसे समझदारी आती है, जब तक उसके हाथ में एक हैंडसम पैसा आने लगता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप कॉलेज से निकले आप एकदम से ये अलग बात है कि आप बहुत IIM या
आईटी से निकले हो, या मतलब वो चंक या परसेंटेज उन लोगों का कमी है जिनकी सैलरी निकलते ही कॉलेज से 50,000 होगी। तो 50,000 कमाने की उम्र तक आते आते अब 30 साल के हो जाएंगे, ये एक आइडियली हम पॉइंट को मान लेते हैं। तो अब आपके पास कितने साल और बचे हैं? 20 साल और बचे हैं कमाने के लिए। एंड यू डोंट इंटेंड टू वर्क आफ्टर यू रिटायर। और आप चाहते हैं कि आप जब रिटायर हो जाएं तो आप काम ना करना पड़े आपको, आप अपने मज़े करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है, मैं रिटायरमेंट के बाद अपना घूमूं फिरूं, गोवा के बीच पर जाकर बियर इंजॉय करूं, या वैष्णो देवी जाऊं, या मैं कहीं भी जाऊं, मतलब आप काम नहीं करना चाहते हैं। तो अगला पॉइंट है योर एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एंड डोंट फोर सी एनी अदर एक्सपेंस। ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको कोई शौक नहीं है ऐसा जो आपके एक्सपेंसेस खाता हो और आपके एक्सपेंस फिक्स्ड हैं। द बैलेंस कैश ऑफ 20,000 पर मंथ इज़ रिटेन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश। आप क्या कर रहे हैं कि जो वो 20 साल बचे हैं आपके, आप हर महीने 20,000 रुपये बचा रहे हैं। अब ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है अमूमन, पर फिर भी देखते हैं। तो गोइंग बाय दीज असम्पशन हियर इज़ हाउ द कैश बैलेंस विल लुक लाइक इन 20 ईयर्स। अब 20 साल में आप कितना बचा पाएंगे? तो ये पहला साल है, 50,000 महीना कमा रहे हैं, 6 लाख आपकी इनकम है, और आप 30,000 हर महीने खर्च करते हैं, तो 3,60,000, 12 3,60,000 आपके एक्सपेंस है, और 20,000 आप बचाते हैं, तो 2,40,000 आप सेव कर रहे हैं। अब वही हमने हर साल आप सपोज़ मान लेते हैं आप एक ही जगह जॉब कर रहे हैं, 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो वही पता इसमें एक्सप्लेन किया है कि 6,60,000, 7,26,000, और ईयरली एक्सपेंस 8% ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये देख रहे हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, और ये जो वो बचा हुआ कैश है, ये आपके ईयरली इनकम में से जो ईयरली एक्सपेंस माइनस करके ये आपका बचा हुआ कैश बच जा रहा है, आपका इन हैंड हार्ड कैश है ये आपका हार्ड कैश बच रहा है। तो अब आप 20 साल में कितना इकट्ठा कर पाएंगे? तो आप 20 साल में इकट्ठा कर पाएंगे ये अमाउंट। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये अमाउंट आप इकट्ठा कर पाएंगे, जो कि होगा, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे तो 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 78 लाख आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो if one were to analyze these numbers, you would soon realize this is scary situation to be in. Few things are quite startling from the above calculations. तो इसमें पर ठीक है, आपने ये पैसा इकट्ठा कर लिया, पर आप अब देखते हैं आगे ये क्या समझा रहे हैं। पर ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है आपको घर भी कुछ पैसा देना पड़ता हो, बहन की शादी हो, बच्चों का खर्चा हो, बहुत सारी सिचुएशन है। ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि मेरे को अमाउंट बहुत हैंडसम दिख रहा है और आपको भी अमाउंट बहुत हैंडसम दिख रहा होगा। तो आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क यू हैव एक्यूमुलेटेड 1.7 करोड़। ये इस फिगर से आया कि आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। सिंस योर एक्सपेंस आर फिक्स्ड, your lifestyle has not changed over the years, you probably even suppress your lifelong aspirations, better home, a better car, vacations etc. तो ये बात तो ये कह ही रहे हैं कि आपने पैसा जो आप एक पैसा जोड़ते जा रहे हैं, तो पर आपने अपनी कई इच्छाएं को मार दिया है। suppress your lifelong aspirations, कि भाई घर अच्छा हो, बड़ी गाड़ी हो, मैं फ़ॉरेन टूर पर जा सकूं, बैंकॉक घूम सकूं, पटाया घूम सकूं, कहीं दुबई जा सकूं, या कहीं भी घूमें, पर ये आपने अपनी इच्छाओं को मार दिया। आफ्टर यू रिटायर, एज्यूमिंग द एक्सपेंस विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 8%। अच्छा, एक्सपेंसेस तो भाई ग्रो करेंगे ही, आप भले ही रिटायर हो जाएं 50 की उम्र में, बट एक्सपेंसेस विल ग्रो। सो ₹1.7 crore is good enough to sail you through roughly about 8 years of post retirement life. तो ये जो अमाउंट है ये आपको 8 साल तक तो सफिशिएंट रहेगा।
पर 8वें साल से 8th ईयर ऑनवर्ड्स यू विल बी इन वेरी टाइट स्पॉट विद लिटरली नो सेविंग्स लेफ्ट टू बैक यू अप। पर 8 साल बाद ये पैसा भी आप खा पी कर बराबर कर देंगे। वो कहावत है ना कि बैठे बैठे तो खजाने भी खाली हो जाते हैं, ये वही चीज़ आपको सिनेरियो समझा रहे हैं। What would you do after you run out of all the money in 8 years time? How do you fund your life? Is there a way to ensure that you collect a larger sum at the end of 20 years? अब ये कह रहे हैं what you do after, पैसे ख़त्म हो गए, आपने तो रिटायरमेंट ले लिया, आप 58 ईयर्स के भी हो गए, 58 साल के, 50 पे आपने रिटायरमेंट लिया था, तो क्या बैकअप प्लान है, क्या है, तो कैसे फ़ंड करेंगे, तो और क्या कोई और तरीका है कि आप जब 20 साल पैसा इकट्ठा करें तो इससे भी बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएँ। तो आइए देखते हैं वो कैसे। अब लेट्स कंसीडर अनदर सिनेरियो where instead of keeping the cash idle you choose to invest the cash in an investment option that grows at let's say 12% per annum। और फ्रेंड्स ये बहुत ही आइडियल और सही बात कह रहे हैं। अगर आप कई स्टॉक्स ऐसे हैं, हम आगे धीरे धीरे आगे सीखेंगे और जानेंगे, कई स्टॉक्स ऐसे हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी सैलरी का सिर्फ 20%, मैं आपको नहीं बोल रहा 50,000 कमाते हैं, आप 30,000 भी अगर कमाते हैं ना, और आप हर महीने 20%, 6,000 भी नहीं, 5,000 के भी अगर शेयर्स खरीद कर आप डालते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न और एक सेफ फ्यूचर मिलेगा। आप ये करके देखिए, और आपको 1 साल में, 2 साल में, और अगर आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, और जिस तरह की आजकल के यूथ की और हम सब की लाइफ स्टाइल है, 5,000 इज़ जस्ट लाइक नथिंग। आप वीकेंड्स पर इतना पैसा खर्च कर देते होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फर्स्ट ईयर यू रिटेन 2,40,000 which when invested at 12% per annum for 20 years yields रुपये 20,67,000 at the end of 20th year। देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए इकट्ठे। आप जो 2,40,000 थे, 12% पर एनम से आपने उसे इन्वेस्ट किया 20 साल में, वो 20 लाख रुपए हो गए। तो अब ये यहाँ पर देखते हैं कि वही फाइल है ये वाली, बट इसमें क्या है कि हमने जो पैसा हमारा बच रहा है हम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी 6 लाख सालाना इनकम थी, उसमें 3,60,000 हमारे एक्सपेंसेस थे, 2,40,000 कैश रिटेन था, और हमने 2,40,000 को अगर 12% से इन्वेस्ट कर दिया। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि आप एफडी वगैरह, क्योंकि आजकल के रेट तो बहुत कम है, पर ट्रस्ट मी, आप एक सेफ़र साइड के लिए अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लोग करोड़पति बन जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म विजन हो, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, ना कि डे ट्रेडिंग के लिए। दोनों बातों में फ़र्क समझिएगा। आप अगर शेयर ख़रीद कर उसे लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छी कंपनी के शेयर, अच्छी कंपनी के शेयर का मतलब है, देखिए अगर शेयर मार्केट को बहुत एक साधारण शब्दों में आपको समझाऊँ ना, तो ये समझ लीजिए कि आप एक कंपनी है। आज आप अपने मोबाइल में या आपके घर में जियो ज़रूर यूज़ होता होगा। जियो की सिम इतनी पॉपुलर है, आज अगर आप देखेंगे ना, आज से कुछ महीने पहले, ये 2020 का मिड चल रहा है, और जब 2020 शुरू हुआ था, रिलायंस के शेयर किस भाव थे और आज किस भाव हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो अगर 2,40,000 कैश को हम 12% से इन्वेस्ट करेंगे तो वूपिंग 20 लाख हो जाएगा ये। और यही अमाउंट अगर हम आगे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ये अमाउंट आगे चलकर 20 साल बाद हो जाएगा 4,26,95,771 रुपये। वाह। तो आप जब
सो फ्रेंड्स, ये अगर आप इसे 12% से इन्वेस्ट करते रहेंगे अपनी सेविंग्स को, तो ये हो जाएगा 4,26,95,771 रुपये। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विद द डिसीजन टू इन्वेस्ट द सरप्लस कैश, योर कैश बैलेंस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सही बात है, कहाँ आप वहाँ पर 1,78,00,000 के लगभग बचा रहे थे, यहाँ आप 4,26,00,000। द कैश बैलेंस हैज़ ग्रोन टू रुपीज़ 4.26 करोड़ फ्रॉम रुपीज़ 1.7 करोड़। दिस इज स्टैगरिंग 2.4x टाइम। लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है जो आप बचाते उससे ज़्यादा है ये, times the regular amount. This translates to you being in much better situation to deal with your post retirement life. तो सही बात है, जहाँ आप 1,78,000 रुपये बचा, 1,78,00,000 रुपये बचा पा रहे थे, वहाँ आप 4,26,00,000 रुपये बचा पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली है, आपके पास अगर 4 गुना ज़्यादा पैसा होगा तो आप अपनी लाइफ उस हिसाब से, 2.5 गुना ज़्यादा पैसा होगा तो आप अपनी लाइफ उसी तरह से गुजार सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं। नाउ गोइंग बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन ऑफ वाई इन्वेस्ट, देयर आर फ्यू कंपेलिंग रीजंस फॉर वन टू इन्वेस्ट। पढ़ते हैं रीज़न। फाइट इन्फ्लेशन, बाय इन्वेस्टिंग वन कैन डील बेटर विद द इनएविटेबल ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जनरली रिफर्ड टू एज इन्फ्लेशन। तो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़नी ही बढ़नी है, मकान मालिक को किराया बढ़ाना ही बढ़ाना है, बिजली के बिल का किराया बढ़ना ही बढ़ना है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़नी ही बढ़नी है, मोबाइल आप ख़रीदने आते हैं तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़नी ही बढ़नी है। शायद ही कुछ चीज़ें हों और जो आपको याद आ रही हो जिसकी कॉस्ट घटी हो पहले से और अब में, शायद वो मोबाइल डेटा प्लान ही है, पर अब उसका कंजम्पशन इतना बढ़ गया है। दूसरा क्या है, क्रिएट वेल्थ, बाय इन्वेस्टिंग वन कैन एम टू हैव अ बेटर कॉर्पस बाय द एंड ऑफ द डिफाइंड टाइम पीरियड। आपने देखा ना कि जब 20 साल बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 4,26,00,000 और नहीं करते हैं तो 1,07,00,000। आप में से कई लोग ये कह रहे होंगे कि मेरे रिटायरमेंट के लिए तो 1,07,00,000 बहुत है, पर ऐसा नहीं है। आप वो सोचिए, आज ये 2020 चल रहा है, आज से 20 साल बाद 2050 में जब चीज़ों की कीमत उसी हिसाब से बेतहाशा बढ़ गई होंगी तो आपको ये अमाउंट भी छोटा लग रहा होगा। तो इन द अबव एग्जाम्पल द टाइम पीरियड वॉज अप टू रिटायरमेंट, बट इट कैन बी एनीथिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेज, रिटायरमेंट, हॉलीडेज एक्सेट्रा। मैं वही बात आपको पहले भी एक बार बोला था कि ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। आपके बच्चों की पढ़ाई है, उनकी शादी है, माँ बाप अगर जो बुज़ुर्ग होते आ रहे हैं उनका खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं जो अलाइंड हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट है टू मीट लाइफ फाइनेंशियल एस्पिरेशन। ज़िंदगी की भी एक होती है कि भाई ठीक है, हम मारुति की गाड़ी छोड़कर अब हुंडई की गाड़ी लेंगे, या एक छोटी गाड़ी लेकर एक बड़ी गाड़ी लेंगे, तो इसलिए ये भी एक चॉइस होती है। अब अगले हम पॉइंट पे आते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ निवेश करें। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। हैविंग फिगर out the reasons to invest, the next obvious question would be where would one invest and what are the returns one could expect by investing। वही बात करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें। when it comes to investing one has to choose an asset class that suits the individual risk and return temperament। ठीक है, an asset class is category of investment with particular risk and return characteristics। the following are some of the popular asset class। कहाँ लोग इंडिया में आज के टाइम पर करते हैं तो वो आपको बताते हैं। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, प्रीशियस मेटल्स। अब इनके बारे में जानते हैं। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर इनवेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स विद वेरी लिमिटेड रिस्क टू द प्रिंसिपल एंड द रिटर्न इज पेड एज एन इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट।
The interest paid could be quarterly, semi-annual or annual intervals. At the end of the term of deposit, also known as maturity period, the capital is returned to the investor. ठीक है, ये सब ये बहुत कॉमन तरीका है जो एक फैमिली में आपने देखा होगा, आपके दादाजी, फादर या आपके घर के सीनियर मदर ये सब करते आए हैं। तो ये क्या क्या होते हैं? टिपिकल फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक्स, एफडीज़ होती हैं। सीनियर सिटीज़न को हमेशा कुछ 0.25 या 0.50% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र होता है, और अमूमन इस टाइम पर 7% एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। 7%, 7.25%, 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर 1 साल के लिए 1 लाख रुपया आपने लगाया तो उससे 1 साल बाद 1,07,000 आपको मिल जाएगा। बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स इशू करती है एजेंसीज, हुडको, NHAI एक्सेट्रा। बॉन्ड इशूड बाय कॉरपोरेट्स। तो एज ऑफ जून 2014 द टिपिकल रिटर्न फ्रॉम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वेरीज बिटवीन 8% to 11%। ये 2014 की बात कर रहे हैं। आज 2020 में अगर आप देखेंगे तो ये 8 से 11% तो कोई BFD बैंक FD नहीं देती है। फिर भी चलिए देखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो पोस्ट ऑफिस के की कुछ योजनाएं होती हैं वो 7 साल में, 9 साल में, 10 साल में कुछ पैसा 2x कर देती हैं, उसे भी चेक करना पड़ेगा। अगला आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, इक्विटी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़ इन्वॉल्व बाइंग शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। द शेयर्स आर बोथ ट्रेडेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मेन चीज़ यही है। When an investor invests in equity, unlike a fixed income instrument, there is no capital guarantee. देखिए, अगर पैसा है तो रिस्क भी है, इस चीज़ को मन में ही आप अपने गांठ मान लीजिएगा। However, as trade-off, the returns from equity investment can be extremely attractive. पर हाँ, अगर कुछ शेयर्स होते हैं, अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन करके रहें तो बहुत बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। Indian equities have generated returns close to 14 to 15% CAGR, compound annual growth rate। कंपाउंडिंग की ताकत को आप जानते ही हैं। हर दिन अगर पैसा डबल होता है तो कितना हो जाता है 30 दिन के अंदर भी। 14 से 15 CAGR यानी 14 से 15 रिटर्न कोई नहीं दे सकता, जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, सबसे अच्छी बात क्या है इक्विटी की, आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ये कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ज़ीरो फ़ी पर अपना आपका अकाउंट खोलते हैं और आप हर महीने और ज़ीरो फीस पर शेयर डिलीवरी आपको दे देते हैं, और आप हर महीने 500 का, 1000 के शेयर भी खरीद सकते हैं। मतलब कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि बस आप जो शेयर खरीदना चाहें उसके जितने बराबर पैसा होना चाहिए और जितने खरीदना चाहें। तो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द बेस्ट एंड वेल रन इंडियन कंपनीज हैज यील्डेड ओवर 20% CAGR इन लॉन्ग टर्म। आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम ज़रूर सुना होगा, और DMart जिनकी कंपनी है आपने उनका भी नाम सुना होगा। ये लोग ऐसे हैं ये, और वॉरेन बफेट का नाम तो हम सब ने ही सुना है। तो ये सब ऐसे नाम हैं जो शेयर मार्केट से ही आज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बने हैं। आइडेंटिफाइंग सच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिक्वायर्स स्किल, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। ये लाइन वो है जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किस कंपनी में करना है, कब करना है, इसके लिए स्किल चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और पेशेंस चाहिए। जैसे कि आप अगर डॉक्टर हैं या कहीं जॉब करते हैं या किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आपने ग्रेजुएशन की होगी, 10th की होगी, या 10th की होगी, 12th की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, दिस ऑर्डर। तो आपने उसके लिए कुछ मेहनत की होगी। वैसे ही शेयर मार्केट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि शेयर मार्केट में अगर आप प्रोसेस को अगर ठीक रखेंगे ना तो आपको प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा।
और प्रोसेस अगर आपका ठीक नहीं है तो हो सकता है कभी प्रॉफिट हो कभी लॉस हो। और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग लॉस बहुत बड़ा खाते हैं, प्रॉफिट बहुत कम। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेशन ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मोर देन 365 डेज इज टैक्स एट 10%। इफ़ द गेन्स आर मोर देन ₹1 lakh स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। प्रीवियसली सच इन्वेस्टमेंट वर टैक्स फ्री। 2018 से पहले ये टैक्स फ्री था। दिस इज़ कंपेरेटिवली अ लोअर रेट ऑफ टैक्स इन द अदर एसेट क्लासेस। तो अगर आपका फ़ायदा 1 लाख से ऊपर होता है तो 10% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको 10% का फ़ायदा हो रहा है तो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? रियल इस्टेट। ये बहुत कॉमन है। कहीं ज़मीन ले ली, कुछ साल बाद उसे रखी और उसे फिर बेच दिया। पर सबसे बड़ा इसमें एक ही चीज़ जो चैलेंजिंग है, आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए, आपको एक मोटा अमाउंट चाहिए। आप जैसे कि इक्विटी में 5,000 10,000 के शेयर खरीद सकते हैं। आपको कोई भी ज़मीन 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ से कम की नहीं मिलेगी, अच्छी जगह पर और भी महंगी है। अगला ये इन्होंने इस पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन किया है। कमोडिटी ये एक अच्छा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। आपके घर में जो आपकी वाइफ ने, मदर ने, सिस्टर ने, हो सकता है गोल्ड जिस रेट में ख़रीदा हो, आज की डेट में गोल्ड 45,000 है। मेरे को याद है कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने एक गुड़िया को शादी में देने के लिए गोल्ड ख़रीदा था, तब उसकी कीमत 38,000 थी। इस बात को मुश्किल से मुश्किल साल भर भी नहीं हुआ है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। जिस चीज़ की वैल्यू अगर 10 ग्राम सोना 38,000 का हमने लिया था तो उसकी वैल्यू आज 45,000 है। तो आगे बढ़ते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड हैव अप्रिशिएटेड इन वैल्यू। Investment in these metals have yielded CAGR of return of approximately 8% over the last 20 years. 8% का रिटर्न दिया है। There are several ways to invest in gold and silver. One can choose to invest in the form of jewelry or exchange traded funds. आप ज्वेलरी बना के घर पे रख लीजिए, या ETF होते हैं, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, वहाँ भी आप कर सकते हैं। कमोडिटी में हम आगे सीखेंगे। Going back to our initial example of investing the surplus cash, it would be interesting to see how much one would have saved by the end of 20 years, considering he has the option to investing in any one, fixed income, equity और बुलियन मतलब कमोडिटी। तो ये देखते हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स इनकम एट एन एवरेज ऑफ 9% पर एनम, द कॉर्पस वुड हैव ग्रोन टू 3.3 करोड़। घर में कैश रखने से अच्छा है उसे इन्वेस्ट करें 9% से भी तो 3.5 करोड़ हो जाएगा। घर में कैश रखने का एक नुकसान और है, 1 करोड़ 25 लाख आप रखेंगे, पता लगा नोटबंदी हो गई, परेशान हो जाएंगे। जो लोग मेरी वीडियो आज बहुत सालों बाद अगर देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो पूछेगा अपने घर में बड़ों से कि जब नोटबंदी हुई थी तो क्या हालत हुए थे। इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़ एट एन एवरेज रेट ऑफ 15%, वूपिंग 15% पर एनम, द कॉर्पस वुड हैव ग्रोन टू 5.4 करोड़। 5.5 करोड़ रुपए आप बना लेंगे तो आप एक जो अमाउंट था, जो आपने यहाँ पर जो अमाउंट आपने यहाँ पर इकट्ठा कर पाए थे 1.7 करोड़, उसे आपने इक्विटी में लगाकर 15% रिटर्न से 5.5 करोड़ की वैल्यू बना लेंगे। इन्वेस्टिंग इन बुलियन एट एन एवरेज रेट ऑफ 8%, या आप गोल्ड सिल्वर वही लगाएं तो आप 3 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे। तो दिस क्लियरली इक्विटाइज टेंड टू गिव द बेस्ट रिटर्न, स्पेशली व्हेन यू हैव मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। जब आपका लॉन्ग टर्म का और लंबे समय का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हो तो ये बहुत अच्छा है। और मैं कहूँगा आपको शुरू करना चाहिए, बिल्कुल शुरू करना चाहिए। भले ही आप महीने में एक पार्टी कम करिए, पर अगर 4,000 रुपये आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए तो आपको यकीन मानिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट आगे जाके मिलेगा। एक A note on investment. Investment optimally should have a strong mix of all asset classes. It is smart to diversify your investment among the various asset classes. The technique of allocating money across asset classes termed as asset allocation. इनका कहना ये है कि अगर 10,000 के शेयर आप खरीद रहे हैं तो सारे के सारे शेयर किसी एक ही कंपनी में ना लगा दें। अगर हो सकता है कि आपने 10,000 के सिर्फ रिलायंस के शेयर मत खरीद लो, आप 10,000 में से कुछ
आप सपोज़ 3000 के शेयर रिलायंस के ख़रीद लो, 3000 के किसी फार्मा कंपनी के ख़रीद लो, 3000 के किसी फाइनेंस कंपनी के ख़रीद लो, 3000 के किसी और कंपनी के ख़रीद लो, बैंकिंग कंपनी के ख़रीद लो। इनका मतलब ये है, फॉर इंस्टेंस अ यंग प्रोफेशनल मे बी एबल टू टेक हायर अमाउंट ऑफ रिस्क इफ गिवन हिज एज एंड ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एबल टू हिम। अगर आप अभी यंग हैं, नए नए आपने जॉब शुरू की है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। टिपिकली इन्वेस्टर शुड एलोकेट अराउंड 70% ऑफ देयर इन्वेस्टेबल अमाउंट इन इक्विटी, 20% इन प्रीशियस मेटल एंड रेस्ट % इन फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो उसमें से 7 रुपये आप इक्विटी में लगा दीजिए, 7 रुपये के शेयर खरीद लीजिए, 20% के प्रीशियस मेटल्स खरीद लीजिए और बाकी की FD करा दीजिए। तो अगर 10 रुपये आप हैं तो 7 रुपये के शेयर खरीद लीजिए, 20 रुपये के चाहें तो घर में गहने खरीद लीजिए, या फिर आप उसे कम्युनिटी में भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और बाकी की FD करा के रख दीजिए। ये एक बेस्ट प्रपोर्शन है। Alongside the same rationale, a retired person could invest 80% of his saving fixed income. तो अगर कोई रिटायर्ड है तो 80% ऑफ हिज फिक्स सेविंग इनकम वो इन्वेस्ट कर सकता है। 10% इन इक्विटी मार्केट, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल होता है इक्विटी मार्केट, 10% इन प्रीशियस मेटल। द रेशियो इन विच वन एलोकेट्स इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट क्लास इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कंपनी की रिसर्च करके, कंपनी के बारे में पढ़ जानकर, न्यूज़ बेस्ड बातों पर ना जाएं कि आज फलानी कंपनी ने ऐसा कर दिया, फलानी कंपनी ने वैसा कर दिया। हमेशा कंपनी के बारे में रिसर्च करें। अगर आप देखते हैं कि कंपनी की आगे चलकर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो ही उसमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो अब ये लास्ट पॉइंट है, व्हाट आर द थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। क्या क्या हमें पता होना चाहिए। इन्वेस्टिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, बट बिफोर यू वेंचर इनटू इन्वेस्टमेंट इट इज़ गुड टू बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ बातें हैं वो हमें जान लेनी चाहिए। रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। इन्वेस्टिंग एक दो धारी तलवार जैसी है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो दो धारी तलवार ही है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा है। लोअर द रिस्क लोअर इज़ द रिटर्न। रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स इनकम इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल अमाउंट। इट इज़ रिलेटिवली लेस रिस्की। FDs बहुत बढ़िया होती हैं, इनका कहना ये है। हाउएवर यू हैव रिस्क ऑफ लूजिंग मनी व्हेन यू एडजस्ट द रिटर्न फॉर इन्फ्लेशन। Example of FD which gives you 9% when inflation is 10%, you are losing net 1% per annum। इन्फ्लेशन का रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है 10%, आपको FD में ब्याज मिल रहा है 9%, तो 1% का आप लूज़ कर रहे हैं। रिस्क लेना सीखिए, रिस्क लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अल्ट्रा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। अब FD उनके लिए बेहतर है जिस घर में फादर हैं, मदर हैं, या मतलब जो 50+ लोग हैं, मतलब ठीक है समझ में आता है। बट अगर आप तो यंग हैं और आप रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो रेशियो ऊपर दिया है इस रेशियो में आप करेंगे तो अच्छा है, ये एक बेस्ट रेशियो है। इन्वेस्टमेंट in equities is great option. It is known to beat inflation over a long period of time. Historically, equity investment has generated return close to 14-15%. However, equity is risky. देखिए रिटर्न तो 14-15% का, पर थोड़ा रिस्की भी है। पर आप सोचिए, आप कंपेयर करिएगा अपने कलीग से, अपने दोस्त से, अपने साथ वालों से, जो आपके पास एक बेहतर आपके पास हाथ में अमाउंट होगा। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं आप देखिएगा, आप अगर एक बंदा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, उसके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, बिकॉज़ आपको पता है कि आपने अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा और मिल सकता है। अगला पॉइंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स अ लार्ज आउटले ऑफ कैश। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ज़मीन 5,000-10,000 की नहीं आती, and cannot be done with smaller amounts. Liquidity is another issue with real estate investment. You cannot buy or sell whatever you want. आप चाहते हैं ज़मीन हाईवे पर लेना, पर वहाँ के रेट ही इतने ज़्यादा है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते। You always have to wait for the right time and the right buyer
और सेलर टू ट्रांजैक्ट विद यू, ये एक दूसरा बड़ा नुकसान है। आपको पैसे की ज़रूरत आ जाए, अब बायर मिल नहीं रहा तो क्या करेंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा ना। इक्विटी में ऐसा नहीं है, अच्छी कंपनी के शेयर हाथों हाथ बिकते भी हैं और हाथों हाथ खरीदे भी जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है आज के टाइम में आप जैसे ज़ीरोधा, आप स्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म या और भी जो भी प्लेटफॉर्म है, इनमें जो भी कैश सेटलमेंट है, आपने आज शेयर बेचे तो कल वर्किंग आवर में फ़िक्स टाइम होते हैं, कल नहीं तो एक दिन बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा और पक्का मिल जाएगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ एंड इट्स वेरी रिलायबल। लास्ट पॉइंट है, गोल्ड एंड सिल्वर आर नोन टू बी रिलेटिवली सेफर बट द हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट हैज़ नॉट बीन वेरी इंकरेजिंग। ठीक है, आप मतलब आप गोल्ड सिल्वर खरीद कर रख सकते हैं, पर वही है कि आप कितना कितना रखेंगे। तो की टेक अवेज क्या है इस चैप्टर के, सारा चैप्टर होपफुली मैंने आपको समझा दिया है और कल से हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। की टेक अवेज और पढ़ लेते हैं। इन्वेस्ट टू सिक्योर योर फ्यूचर, पैसा कमाना है तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। द कॉर्पस दैट यू इंटेंड टू बिल्ड एट द एंड ऑफ द डिफाइंड पीरियड इज सेंसिटिव टू द रेट ऑफ रिटर्न द इन्वेस्टमेंट जनरेट्स। अ स्मॉल वेरिएशन टू रेट कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन द कॉर्पस। वही है, याद करिए, 1,78,00,000 और इक्विटी में करके 5 करोड़। चूज़ एन इंस्ट्रूमेंट एट बेस्ट सूट्स योर रिस्क एंड रिटर्न एप्रेट। यंग है, रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे तभी काम बनेगा। इक्विटी शुड बी पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इफ़ यू वांट टू बीट द इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। वही 7 आपको समझाया था, अगर 10 रुपये हैं तो 7 रुपये इक्विटी में, 3 रुपये आपके प्रीशियस, आपके 2 रुपये प्रीशियस मेटल में और 1 रुपये आपका एफडी में। तो होपफुली फ्रेंड्स मैं आपको ये चैप्टर समझा पाया हूँगा और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें और स्टे ट्यून्ड रहें। कल हम दूसरा चैप्टर इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।